हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है, जिसमें हम जामिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 11th आर्ट्स स्ट्रीम का जो है वो इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये सेट हमारा ए है। आपके पास और भी सेट हो सकते हैं, बी सी डी हो सकते हैं। आप फिर उसमें क्वेश्चंस का जो अरेंजमेंट है वो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था वो आपका 100 मार्क्स का था और इसमें 2 आवर्स आपको मिले हैं और यहाँ पर कितने 100 MCQs आए। इसका मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का यहाँ पर है। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट, ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है वहाँ पर। और ये जो आपकी OMR सीट होती है, ठीक है, तो जो OMR शीट है उसको भरने के लिए, उसको फिल करने के लिए आपको यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए होते हैं। कौन सा राइट मेथड है। कभी भी आपको इस तरह से OMR सीट नहीं भरना है। उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। आपको जो भी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है उसको बस आपको डार्क करना होता है ना, बॉल पेन से। और आप उसके लिए स्पेशल बॉल पेन आता है मोटा वाला, उसको आप ले जाया करें, ठीक है। तो ये आपका जो है वो दिया है तीनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश एंड उर्दू, तीनों में ये आपको दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आइडेंटिफाई द नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइटम गिवन बिलो। तो जो नीचे टोमेटो सॉस, टेक्सटाइल, व्हीट, फ्लोर एंड कॉटन, तो यहाँ पर आपको होता है नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट का मतलब जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिल रहा है। अब टेक्सटाइल बताइए आपको नहीं, इसको तो आपको जो है वो पूरी प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होकर बनता है। व्हीट फ्लोर कैसे, आप आटा के आपको डायरेक्टली नहीं, आप क्या करेंगे, पहले जो आपका व्हीट होगा उसको आप क्या करेंगे, वहां किसी भी मशीन पे ले जाकर उसको पीसेंगे, तब जाके आपको व्हीट फ्लोर में टोमेटो सॉस बनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉटन। कॉटन जो है वो आपको डायरेक्टली नेचुरल प्रोडक्ट, मतलब डायरेक्टली नेचर से मिल रहा है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो कॉपर का जो मतलब सबसे ज्यादा जो कॉपर डिपॉजिट है वो इंडिया में कहां पर है, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर आप चार, देखिए हमेशा आपको क्या करना है, 4 के 4 ऑप्शन पढ़ना है, चाहे आप पहला ही ऑप्शन करेक्ट ना हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बोथ A एंड B, बोथ C एंड D, इस तरह के भी क्वेश्चन ऐसे भी आंसर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर पहला अनंतपुर इन आंध्र प्रदेश। और आपको जो है वो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी करना चाहिए। मान लो कि आपको 2 ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि जो आपको लग रहा है कि ये हो ही नहीं सकते, आपको एलिमिनेट कर दो, बाकी 2 में से कोई एक होगा, है ना। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग एंड सिंहभूम इन बिहार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैंने कहा आपको 4 ऑप्शन पढ़ना है। हो सकता है कि मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन ना पढ़ूं टाइम की वजह से, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। लेकिन आपको जो है पेपर करते समय जो है वो हमेशा जो है वो बोल सकते हो कि 4 ऑप्शन पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड लैंड इन इंडिया। तो इरिगेटेड जो परसेंटेज बतानी है वो यहाँ पर आपकी हो जाएगी लगभग 35%, ठीक है। कितनी होगी, 35% जो है वो यहाँ पर परसेंटेज नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोल दिया परसेंटेज ऑफ द इरिगेटेड लैंड इंडिया। तो 35% के अराउंड यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में कह रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया। जितने भी अर्थ सरफेस है, जितने भी मतलब जो अर्थ है उसमें इंडिया को कितना परसेंटेज, इंडिया ने कितना परसेंटेज जो है वो इंडिया जो है वो कितने परसेंटेज में है ना। इंडिया का जो टोटल एरिया है हमारे मैप का, वो टोटल कितना परसेंट, टोटल अगर 100% उसमें कितना है, तो हमारा उसमें जो परसेंटेज एरिया है वो 2.4% है। ये आपको ज्योग्राफी वाले चैप्टर में, पहले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैड सेट अप द रिफाइनरीज ऑफ मथुरा, डिगबोई एंड पानीपत। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडियन ऑयल कारपोरेशन। ये एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। BPCL भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, क्रूड ऑयल, ये मद्रास रिफाइनरी। और ये HPCL, ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज है, ठीक है। ये HPCL, BPCL, आपने देखा होगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सब आप आसपास जो है वो देखते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पोटेंशियल फॉर हार्नेसिंग अ टाइडल एनर्जी इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल है वो कहाँ पर है।
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ कॉम्बे। अब आपको गल्फ ऑफ कॉम्बे गल्फ ऑफ कैम्बे जो है वो आपको देखना है कहाँ पर है ना, मैप के अंदर जाइए और वहां पर आपको ये चीज दिख जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो गया सी। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि विच इंडियन स्टेट हैज लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड। तो कौन सा स्टेट है, विच इंडियन स्टेट, तो इसका आंसर हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। 8 देख लेते हैं। विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफरन। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द क्रॉप एरिया इन इंडिया। तो यहां पर आपका आंसर 9 का सी हो जाएगा, बार्ले, मेज, जौर एंड बाजरा, वीट एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी होगा, जो आपका राइस है। 10 देखते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द ओल्डेस्ट रॉक्स इन इंडिया आर रिपोर्टेड। तो कह रहे हैं कहां से, फ्रॉम वेयर डिड द ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया रिपोर्टेड। तो यहां पर आपको बताना है अरावली रेंज राजस्थान, धारवाड़ रीजन कर्नाटका, शिवालिक रेंज पंजाब और विंध्या रेंज मध्य प्रदेश। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा धारवाड़ रीजन कर्नाटका। तो 10 का आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following groups of the state have the largest deposit of the iron ore। तो कौन सा ग्रुप आपको बताना, क्योंकि यहाँ पर दो स्टेट दे रखी हैं, तो कौन सा ग्रुप है जिसके पास सबसे ज्यादा, कौन सा एरिया ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा आयरन और डिपॉजिट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार एंड उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं 12, विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ्स ट्विन। तो अर्थ्स ट्विन किसको कहते हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वीनस। इसका आंसर डी हो जाएगा 12 का। 13 देख लेते हैं। 13 कह रहे हैं कि विच कंट्री हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर टी कल्टीवेशन। कौन सी कंट्री है, 13 बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश कंट्री ऐसी है जहां पर सबसे ज्यादा एरिया, वहां पर टी का जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन है वो सबसे ज्यादा है, 13। 14 देखें। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज। अब ये क्वेश्चन आपका जो है वो कॉमर्स में भी आया, तो कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीट भी हो जाते हैं। तो अगर आपको पेपर से पहले अगर उसी साल का कॉमर्स का पेपर या आर्ट्स का पेपर एक दूसरे से अगर आप देखना चाहें तो जरूर देखें, उसमें हो सकता है 1-2 क्वेश्चन अगर आपके फंस गए तो आपके लिए बहुत आसान है। उस क्वेश्चन को आप बिना देखे कर दोगे, है ना। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डी, 14 का डी हो गया। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर विच इज अवेलेबल इन इंडिया। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ग्राउंड वाटर, मतलब ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 16, कहना हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। मोरारजी देसाई, ये करेक्ट आंसर है। बाकी जो है वो आप देख लें, ऑप्शन जरूर पढ़ें। 17 इसका आंसर, 17 कहना व्हाट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ रिमूविंग डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर फिल्टर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, 17 का आपको आंसर बताना है। तो इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, मेथड रिमूविंग डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर यूजिंग फिल्टर्स, फिल्टर का यूज करके कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। नाउ हाउ कैन वी, तो 18 का आपको आंसर, हाउ कैन वी इंक्रीज द वाटर एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम। तो बाई पोरिंग अननेसेसरी वाटर टू द लैंड, नो। बाई नॉट अप्लाइंग एडिक्वेट वाटर, गलत। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा भाई ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से आप जो है वो, ये आपने साइंस में भी क्लास 8 की साइंस में पहला चैप्टर ही उसमें मेथड बताया ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है विच कंट्री लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल इन द वर्ल्ड। तो ये हो जाएगा आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो 19 का आंसर डी हो जाएगा। 20 का देख लेते हैं। 20 का आंसर आपका विच कंट्री प्रोड्यूस द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द न्यूक्लियर पावर। तो 20 का यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए फ्रांस। ठीक है, इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा, फ्रांस। ठीक है, 21 देखें। हाउ मेनी नंबर्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। 20 देखो ये 20 होगा, तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा। देखो लोकसभा में तो 2 होते हैं एंड राज्यसभा में आपके 12 होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सब गलत हो जाएंगे। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है कि लोकसभा में हमेशा
कम होते हैं राज्यसभा के मुकाबले। तो आप देखें कि ये वाला वैसे ही गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लें कि लक्षद्वीप इज सब्जेक्ट टू द ज्यूरिडिक्शन इन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट। तो लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट के अंदर आता है? तो यहाँ पर 22 का आपको यहाँ पर आंसर देना है, ये आएगा आपका केरला हाई कोर्ट के अंदर। किसके अंदर? केरला हाई कोर्ट के अंदर लक्षद्वीप जो है वो आता है, ठीक है, उसके ज्यूरिडिक्शन में आता है। 22 का आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 23, तो 23 कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग कैन डिसमिस द गवर्नर ऑफ स्टेट फ्रॉम हिज ऑफिस। तो गवर्नर को कौन डिसमिस कर सकता है? 23, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कैबिनेट। तो 23 का आपका बी हो गया। 24 देखते हैं। 24 आपका है, कहने की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डायरेक्ट डीपीएसपी है उनका इंक्लूजन करने का पर्पस क्या था? पर्पस क्या है? तो उसका आंसर तो टू स्टेब्लिश गांधीन डेमोक्रेसी, नो। टू स्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, नो। टू स्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये जो है वो करेक्ट, मतलब जो है वो स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई कि स्टेट जो है वो कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे, है ना। 25 में जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कह रहे हैं कि कौन से अपॉइंटमेंट ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करता है? चीफ जस्टिस इंडिया करता है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी, स्पीकर ऑफ लोकसभा को वो अपॉइंट नहीं करता है। नॉट मेड, ध्यान रखना, नॉट मेड, इसको अगर आपने मिस कर दिया तो पहला ही आंसर जो आप लगा के चले आओगे। तो नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 25 का आंसर हो जाएगा डी। 26 देख लें आप। 26 में आप देखिए 26, इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विशेस टू रिजाइन, तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा? बहुत आसान से, बहुत ही आसान है, वाइस प्रेसिडेंट को। 26 का आपका हो जाएगा डी। 27 देख लें तो 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ पंचायती राज इंडिया। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और 28 देख लें, कह रहे हैं कि विच, देखो ये आंसर, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको जब आप एसएसटी पढ़ोगे तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, है ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बाकी जो आपको नहीं हो रहे हैं वो आप छोड़ते जाए। कैन विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड गारंटीड राइट टू इंफॉर्मेशन। तो कौन सी कंट्री ऐसी थी जिसने सबसे पहली बार जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन को गारंटी किया? इसमें आंसर है स्वीडन, डी करेक्ट आंसर है। 29 का देख लें आप। 29 का आपका है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कह रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम, ध्यान रखना, ये सबसे पहली बार अप्लाई किया, वो नहीं कह रहे फ्रेम। तो सबसे पहले फ्रेम, मतलब अगर हम बात करें 26 of 1949, इसमें तो पहली बार, मतलब आप इसको बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं इसको, इस दिन को। तो 26 नवंबर 1949 को फर्स्ट टाइम जो है वो आपका अप्लाई हुआ था, ठीक है। लेकिन जो पहली बार जो फ्रेम किया गया है ना, व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश, सबसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एस्टैब्लिश हुई, तो वो है आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 6 दिसंबर 1946, ठीक है। 30 देखें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड बाय द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सिटीजनशिप। तो यूनिवर्सल सिटीजनशिप का मतलब यहाँ पर होता है कि सिंगल सिटीजनशिप इन द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया की जो सिटीजनशिप हो वो एक ही हो, ठीक है। अब यहाँ पर करें 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिसइंटीग्रेटेड ड्यू टू द एथनिक टेंशन बिटवीन द सर्ब्स एंड अल्बानियंस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूगोस्लाविया इसका करेक्ट आंसर है। 32 देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एविडेंट फ्रॉम द स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज इन डेमोक्रेसी। तो इसमें आपको 32 का आंसर देना है, इसके इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लें, which among the given is the dominant form of the government in the contemporary world। तो यहाँ पर 33 का आपको यहाँ पर आंसर बताना है, फटाफट सोच के बताएं, इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी। which among the following is dominant form of the government content, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जो है वो कौन है, डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया में। क्या कह रहे हैं कि which of the following is not qualification of democracy। तो डेमोक्रेसी की जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपकी कौन सी नहीं है।
इलेक्शन मस्ट बी चॉइस, ठीक है ये सही है। पीपल शुड नॉट क्वेश्चन द गवर्नमेंट, ये आपका गलत हो जाएगा। ये तो जो आपकी डेमोक्रेसी उसका मेन पार्ट है ना। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट आपका 35 है, तो 35 का यहाँ पर आपको आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज टू डेमोक्रेसी? ईवीएम कोई चैलेंज नहीं। कम्युनलिज्म यस बिल्कुल है। करप्ट लीडर्स एंड इलिटरेट सिटीजन्स भी चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। 36 देखें तो 36 हमारे यहाँ पर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट द आइडिया ऑफ प्रमोटिंग वंस रीजन? तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स द, तो 36 का आपको आंसर देना है यहाँ पर। रीजनल इनबैलेंस नो। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स द आइडिया ऑफ प्रमोटिंग वंस रीजन? रीजनलिटी जो है वो इसको प्रमोट करती है इस चीज को, ठीक है। 37 अगर आप देखें तो यहाँ पर हु अप्रूव्ड द फेलुदा किट मेड बाय द टाटा ग्रुप फॉर द कोरोना इन्वेस्टिगेशन। तो 37 का यहाँ पर, तो अगर आप ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो 37 का आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं 38। तो 38 में है कि वेयर डिड डेमोक्रेसी ओरिजिनेट? तो डेमोक्रेसी जो ओरिजिनेट होती इन एंशिएंट ग्रीस, तो एंशिएंट ग्रीस में डेमोक्रेसी जो है वो ओरिजिनेट होती। 39 देख लें। हु हैड प्रोवाइडेड पावरफुल थियोरेटिकल बैकिंग फॉर डेमोक्रेसी? तो थियोरेटिकल बैकिंग फॉर डेमोक्रेसी किसने बैकअप किया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन को आपको पढ़ के बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेरेमी बेंथम, ठीक है। जेरेमी बेंथम ने बैकअप किया था डेमोक्रेसी को। अब यहाँ पर 40 देखें कि विच वर्जन स्वयं, तो स्वयं ऑनलाइन पोर्टल है रिसेंटली लॉन्च इन इंडिया, इसका वर्जन है 2.0 या 2.0। 40 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। 41 इन द ईयर ऑफ 2020 ह्यूमन राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज अनाउंस्ड टू क्विट फ्रॉम विच कंट्री? इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 42 विच कंट्री हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू डिस्ट्रीब्यूट 150 मिलियन रैपिड कोविड-19 टेस्ट किट? तो आपको ये बताना है कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने डिस्ट्रीब्यूट करने की जो है वो अनाउंसमेंट किया 150 मिलियन रैपिड कोविड-19 टेस्ट किट्स। तो इसका आंसर 42 आंसर बताएं, इसका आंसर यूएसए हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं 43 फ्लिपकार्ट। अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट की स्पेलिंग जो है वो गलत है ना। फ्लिपकार्ट जो होता है KRT होगा, फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर है एंड विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड इंश्योरेंस कवर फॉर ऑनलाइन फाइनेंशियल? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का ए, बजाज अलायंस, ठीक है, अलायंस। 44 विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम्ड मेकर स्मॉल स्ट्रॉन्ग? ठीक है, तो ये मेकर स्मॉल स्ट्रॉन्ग, तो ये जो कैंपेन है वो किस कंपनी ने? अमेजोन ने, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल? तो उसका करेक्ट आंसर है 44 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 45 देख लेते हैं, तो 45 में क्या करेंगे? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड हाईली प्यूरिफाइड एंड एंटीसेरा फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट? तो 45 का आपको आंसर बताना है ICMR। क्या होगा? ICMR इसका करेक्ट आंसर है। अब आपको ICMR की फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। विच फॉर्म हैज डेवलप्ड आर ग्रीन किट फॉर डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन इन 2 hours? 2 घंटे के अंदर, ठीक है, आपको पूरा वो है वो मतलब डायग्नोस करके बताएगी आर ग्रीन किट। तो 46 का आपको यहाँ पर आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है, तो रिलायंस लाइफ साइंसेस इसने ये बनाई, ठीक है, किट। 47 अंडर विच मिशन 100 डे कैंपेन, है ना, अंडर विच मिशन 100 डे कैंपेन टू प्रोवाइड पोर्टेबल पाइप वाटर सप्लाई टू स्कूल एंड आंगनबाड़ी सेंटर हैज बीन लॉन्च्ड? किस मिशन के तहत? तो इसमें हो जाएगा जल जीवन मिशन। इसका करेक्ट आंसर है 47 का ए, ठीक है। 48 देखें, 48 में व्हेन वाज द पेंडेमिक डिसीज अमेंडमेंट बिल पास इन द राज्यसभा? तो राज्यसभा में कब वो पास हुआ? आपको 48 का आंसर बताना है यहाँ पर। 48 का आंसर हो जाएगा 19 सितंबर 2020, ठीक है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है, मैक्सिमम फैक्चुअल क्वेश्न आते हैं। अब यहाँ पर इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, तो मैंने पहले कहाँ हुआ, फिर कहाँ हुआ, फिर कहाँ हुआ? तो सबसे पहले जो रिवोल्ट हुआ है वो आपका, देखो यहाँ पर ये इन्होंने गलत दे रखा है, ये 2 है ना, ये 3 है, ये 3 है।
तो यहाँ मिस प्रिंटिंग ऐसे हो जाती है। मैंने यहाँ पर 2 3 लिखना, ABC लिख दिया उन्होंने, है ना। तो जिसने भी ये पेपर टाइप किया है मतलब वहाँ पर ये बहुत बड़ी कमी है, इनको देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। मतलब जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पेपर को बहुत ध्यान से, आपके पास 2 घंटे का टाइम तो होना चाहिए ना कि पेपर को बाद में एक बार देख लें, फिर उसको स्कैन करके फिर प्रिंट आउट करें, है ना, फिर प्रिंट करें। यहाँ पर गलतियाँ जो है वो हो जाती है ना, इन पेपर्स में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। एक आप जो है वो आपने IIT या फिर जो बड़े लेवल के पेपर्स होते हैं उसमें बहुत कम, मतलब बहुत कम जो है गलती होती है, मतलब बहुत कम, आप सोच सकते हैं ना। 2 और यहाँ पर 2 3, तो ये जो है वो प्रिंटिंग तरफ से मिस्टेक की गई है। तो यहाँ पर 2 पहले लखनऊ में हुआ, फिर कानपुर में हुआ। तो 2 1 का ऑप्शन देखें तो 2 1 कहाँ पर है, सबसे पहले 2 देखो तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो अब देखो 2 के बाद 1 आएगा, तो 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, 2 के बाद 1 कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके, मान लो सिर्फ आपको ये पता होता कि लखनऊ में सबसे पहले आउटब्रेक हुआ, आप क्या करते, आप जो है मतलब इन तीनों ऑप्शन में लखनऊ में सबसे पहले हुआ। अब यहाँ जब ऑप्शन देखूँ तो 2 आएगा पहले, तो ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। मान लो आपको कुछ नहीं पता तो B और C में से तुक्का मार के आओ, फिर A और D को इंक्लूड होगा, 50% चांस होंगे आपके कि आपने जो है सही हो गया। तो जो है आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 50 देख लें, 50 में कह रहे हैं कि व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश, 1906। 50 का आंसर B हो जाएगा। मैं फटाफट करा देता हूँ, ये बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है। इन विच ईयर महात्मा गांधी फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह, तो सत्याग्रह के टाइम 1908 में उनको अरेस्ट किया गया था। 52 देखें, हुज पार्ट वॉज गांधी जी डांडी मार्च, तो गांधी जी डांडी मार्च मतलब गांधी जी का जो डांडी मार्च है वो किसका पार्ट था, सिविल डिस्प्यूट, नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट लीग, किसका था। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का A। 52 का A होगा। 53 देख लेते हैं। 53 आपका हो जाएगा व्हेन वाज द यूनिटी प्रपोजल फॉर पीस, यूनिटी प्रपोजल फॉर पीस एक्सेप्टेड इन जनरल असेंबली, तो जनरल असेंबली में कब, ये डेट दे रखी है। अब यहाँ पर आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा 3 नवंबर 1950, ठीक है। 54 देखें, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करती है। 54 ये हो जाएगा UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। 55 देखें, कह रहे हैं कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड विच कंट्री ऑफिशियली असिस्टेड जर्मनी अगेंस्ट रशिया वाइल रिमेनिंग न्यूट्रल, तो 55 का आपका आंसर है स्पेन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्पेन है। 56 देखें, द हु ऑर्गेनाइज्ड द अर्थ समिट सेव द अर्थ, तो सेव द अर्थ को किसने ऑर्गेनाइज किया गया, किसने ऑर्गेनाइज किया, तो इसका आंसर हो जाएगा UNCD। अब UNCD की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन अर्थ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, E फॉर एनवायरमेंट और D फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। C फॉर कॉन्फ्रेंस, UN जहां भी मिलेगा आपको मोस्टली यूनाइटेड नेशंस ही होता है, यहाँ पर सब में यूनाइटेड नेशंस, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 57 देखें, तो 57 में कह रहे हैं कि व्हेन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो केम इनटू एग्जिस्टेंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब आई एग्जिस्टेंस में, तो 57 का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 को एग्जिस्टेंस में आई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 58 देख लें, 58 में विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिसइन्वेस्टमेंट कमेटी, तो 58 का आपका आंसर यहां पर होगा इंडिया, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया, ठीक है। 59 देखें, तो 58 का आपका आंसर B हो रहा है। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज लेड बाय मार्टिन लूथर्स राइटिंग एंड आइडियाज, तो यहाँ पर 59 का आपका आंसर करेक्ट हो, काउंटर रिफॉर्म मूवमेंट, नहीं ये नहीं होगा। 59 का आपका आंसर है ये हो जाएगा, ठीक है, हाँ यही, ठीक है, रेनांस मूवमेंट, ठीक है। तो जो रेनांस मूवमेंट था उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। 59 का D। 60 का आप देखें, तो 60 हमारा हो जाएगा फ्रॉम विच प्लेस मार्को पोलो ब्रिंग नॉलेज ऑफ द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टू द इटली, इसका आंसर चाइना हो जाएगा 60 का। और 61 देखें, तो 61 में आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर द प्रिंट रेवोल्यूशन, तो इसका स्टेटमेंट जो प्रिंट रेवोल्यूशन का मतलब क्या था, प्रिंट रेवोल्यूशन मतलब आपने हैंड प्रिंटिंग को मैकेनिकल, मतलब उसमें क्या कर दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, मशीनरी को इन्वॉल्व कर दिया, तो B हो जाएगा 61 का।
62 देखें, which innovation brought together all aspects of the industrial revolution, created demand for the series of related product and facilitated both supply and transportation। तो इसका होगा रेल बोर्ड, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 63 देख लो, तो 63 में कह रहे हैं कि which of the following did not have the deal with the problems of the nationalism of subjects people in its territory during the 19th century। तो 63 का इसका यहाँ पर आंसर है बी, ओटोमन एम्पायर। 64 देखें, तो 64 में आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू स्टेट इन इंडिया विच स्टेब्लिश पंचायती राज 1956। तो इसका आंसर राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, ये पहले दो स्टेट थे जहां पर पंचायती राज 1956 में पहली बार आया। ठीक है। 65 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स डज नॉट फॉल अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर डज नॉट फॉल, ध्यान रखना। अ डेली वेज, यस ये फॉल करता है। अ फार्मर इरिगेटिंग, यस। हैंडलूम वीवर, यस। तो डॉक्टर इन द हॉस्पिटल ट्रीटिंग पेशेंट, ये नहीं है, क्योंकि उसको आपको जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा, उसको सैलरी मिलेगी, तो ये पूरा प्रॉपर जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब वो प्राइवेट हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है। 66 देखें, तो 66 में कह रहे हैं व्हेन वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्टेड 1970। का करेक्ट आंसर है, एकदम याद होने चाहिए सारे इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 67 कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर सब्सिडी पेमेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही है, तो 67 का यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 68 देख लें, 68 में कह रहे हैं विच ईयर इन विच ईयर वॉज पेपर करेंसी फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया। तो पेपर करेंसी सबसे पहली बार इंडिया में कब स्टार्ट हुई, समझे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 18 समथिंग में हुई थी, तो 1861 इसका करेक्ट आंसर है, मतलब 68 का सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। 69 देखें, तो 69 में कह रहे हैं कि वेयर वॉज वैट इम्पोज। तो वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो वैल्यू एडेड टैक्स हो जाएगा। तो 69 का आपका यहाँ पर डायरेक्टली ऑन द कंज्यूमर ऑन ऑल द स्टेजेस, ये हो जाएगा आपका ऑन द स्टेज। अब तो वैट जो है वो किस में आता है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स अब क्या जीएसटी से रिप्लेस हो गया है, लेकिन जीएसटी में अभी सारे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स सब इंक्लूड नहीं हुए, कुछ जो है वो अभी इंक्लूड होना बाकी। तो 70 देख लें, इन विच ईयर मिड डे मील स्कीम स्टार्टेड। तो 70 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1995। चलो 71 देख लें, 71 विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक परफॉर्म फॉलोइंग पर सेंट्रल बैंक फंक्शन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा ये आंसर। आप ये क्वेश्चन आपका उस वाले में भी आता है, कॉमर्स वाले में। 72 हु रेज द स्लोगन प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पर जो हो जाएगा आपका एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द माइनिंग ऑफ द कोल स्टार्टेड 1774। तो 73 का आंसर है डी, रानीगंज। ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहे हैं विच इंडियन स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। कौन सी स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा जो है वो आपके कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं, 74। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आप ऑप्शन देखें, आपको ये सारे एनसीईआरटी में आपके दिए हैं ना, जो आपका आर्ट्स जो आपकी जो है एसएसटी की जितनी भी एनसीईआरटी उसके अंदर दिया। 75 देख लें, तो 75 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब होता है कुछ सेलर्स और कुछ एक मतलब कुछ सेलर और एक बायर, अरे एक बायर होगा और ज्यादा सेलर्स होंगे, तो वहां पर ओलिगोपोली होती है। क्या होती है, ओलिगोपोली। 75 का नहीं, हाँ फ्यू सेलर, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना, मतलब कुछ सेलर होंगे और ज्यादा बायर होंगे, तो वहां पर ओलिगोपोली। अब यहाँ होगा क्या, जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हो आईआरसीटीसी, ठीक है, रेलवे, तो वहां पर कुछ सेलर हैं और बायर बहुत ज्यादा हैं, तो जो सेलर होता है वो अपनी मन मुताबिक करता है काम, है ना, वो अपने हिसाब से रेट बढ़ाएगा कम करेगा, अपने कम तो नहीं करेंगे, बढ़ाते ही हैं। 76 में अगर आप ध्यान दें तो विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क का कौन मेंबर नहीं, म्यांमार। इसका आंसर क्या हो जाएगा 76 का सी। 78 देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज प्रोड्यूस इन इंडिया मोर देन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा शुगर केन, सी इसका करेक्ट आंसर है। 78 देख लेते हैं, तो 78 आप देखें यहाँ पर
व्हेन वाज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एस्टेब्लिश्ड, तो 78 का अगर आप देखें, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1960 1965, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 65, ठीक है 1965। और 79 देखें, क्या ना, विच फ्रूट है लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टिवेट एग्रीकल्चर, कौन सा एरिया है, कौन सा फ्रूट है, तो 79 में अगर आप ध्यान देखें तो मैंगो सबसे ज्यादा जो है वो एरिया कवर करता है। 80 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट ग्रेडेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कौन है इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो 80 का आपको बताना है। यहाँ पर जो डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये जो है क्या करती है, ग्रेडेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब आप बोल सकते हो कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, उसमें जो ग्रेडिंग सिस्टम करना है या फिर स्टैंडर्डाइजेशन करना है, वो कौन करेगा, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन जो है वो ये डिपार्टमेंट करता है। 81 देख लें, 81 में कह रहे हैं कि हु रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस, इसका करेक्ट आंसर है तो 81 का बी हो जाएगा, 81 का बी। और 82 देखें तो ये आपका 82 होगा, बी नहीं है, ये गलत इन्होंने लिख रखा है, प्रिंटिंग है, यहाँ 82 है, ठीक है। कह रहे हैं हु इन्वेंटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने जो है वो इन्वेंट किया, तो इसका आंसर है महबूबुल हक, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 83 से 87, तो ये जो आपके 5 क्वेश्चन है, तो ये 5 क्वेश्चन आपके जो है इस पैसेज पे बेस्ड है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है, और इस पैसेज को जब आप पढ़ेंगे तो इस पैसेज के अंदर ही आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे इस पूरे पैसेज को। ये पूरा पैसेज मैं पढ़ चुका हूं, मैं सीधे आंसर आपको बताऊंगा। कह रहा है मेनी पीपल बिलीव्ड दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज, ये इसके अंदर लिखा। जब आप इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो पैसेज के अंदर आंसर है, तो 83 का मैं यहाँ पर ऑप्शन देखूं तो यहाँ पर लगा वी लिव इन अ डिकेडेंट सिविलाइजेशन, मतलब डिकेडेंट मतलब जो जिसकी क्वालिटी लगातार कम हो रही सिविलाइजेशन की, उसकी हम बात कर रहे हैं, लगातार डिग्रेड हो रही है ना। द ऑथर बिलीव्स दैट, ऑथर क्या बिलीव करता था, 84 का ऑप्शन का आंसर देना है आपको। तो ऑप्शन करेक्ट, द डिक्लाइंस इन द लैंग्वेज कैन बी स्टॉप्ड, वो ये बिलीव कर रहा था, है ना। तो 84 का आपका हो जाएगा सी। 85 देखें, 85 का है द ऑथर बिलीव्स दैट द फर्स्ट स्टेज टुवर्ड द पॉलिटिकल रीजनरेशन ऑफ द लैंग्वेज वुड बी, तो ये क्लियर थिंकिंग, तो इसका आंसर क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर है, 85 का सी। और 86 देख लें तो 86 में कह रहे हैं कि द ऑथर believes that our thoughts are becoming uglier because we are making the language uglier, ठीक, इसलिए। फिर 87 देखें, ये लास्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ का, what causes bad language, what causes bad language in the end, तो 87 का आपको करेक्ट आंसर यहाँ बताना है। and assumptions that nothing can be done about, ये पूरा आपका जहाँ पैराग्राफ जब आप जो है वो पैसेज पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो पैसेज खत्म हो गया आपके 5 क्वेश्चन का, है ना। अब जो आगे जैसे यहाँ पर आपको सेंटेंस का टाइप बताना है, डू यू नो वेयर माई बुक इज, अगर लास्ट में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क वाला जो आपके क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये होगा आपको इंट्रोगेटिव। तो जब भी क्वेश्चन मार्क आएगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं। कह रहे द होटल इज ऑन फायर, यहाँ लास्ट में देखें ये साइन, ये तो ये किसका साइन है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 89 का डी। और अगर आप नेक्स्ट देखें 90, तो रूही आंसर द डू इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, किस सेंटेंस का, इसको आपको बताना है 90 का, तो ये हो जाएगा इम्परेटिव, क्या है, इम्परेटिव। रूही आंसर द डू है, तो यहां पर आंसर इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर है। 91 देखें, when the principal entered the class a student was writing, स्टूडेंट क्या कर रहा है, जब कह रहे हैं कि दो, जब प्रिंसिपल क्लास के अंदर गया, उसने एंट्री ली, तो स्टूडेंट क्या कर रहा था, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, रोट नहीं, लिखा नहीं था, इज राइटिंग नहीं, लिख रहा है नहीं, लिख रहा था, मतलब पास्ट की बात करें तो वॉज राइटिंग, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ही ऑलवेज टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ही ऑलवेज ट्राई, वो हमेशा कोशिश करता है, मतलब प्रेजेंट में किसी से बोल रहे हैं, ही ऑलवेज ट्राइज। तो 92 का अगर आप देखें तो 92 का आपका बी हो जाएगा, ही ऑलवेज ट्राइज। शी स्टिल रिमेंबर, तो 93 आप अगर आप देखें,
शी स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन शी फर्स्ट वेंट, वो हमेशा अपना वो दिन याद रखती थी, उसे अभी भी याद है कि वो फर्स्ट टाइम स्कूल गई, पहला दिन, वेंट टू स्कूल, तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं, है ना। वॉज गोइंग नहीं, प्रेजेंट हो गया, गॉन नहीं, वेंट लगेगा, सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। कहने कि शी अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ, तो कह रहे हैं ये नेक्स्ट मंथ की बात मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ये होगा विल गेट। फ्यूचर के लिए क्या होगा, विल, ये सब आएगा विल आपका, है ना। अब यहाँ पर आपका जो है वो शी विल गेट, तो 94 का आपका हो जाएगा ए। अब 95 देखें तो 95 में अगर आप देखें तो यहाँ देखो क्या लगा है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्ट which best experiences the same sentence in direct या indirect, ठीक है। तो कृष्णा shared to सुभाष, ठीक है। I will return the book, ठीक है, I will return the book after I have read it, तो 95 का आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको उसमें थोड़ा सा आपको सेंटेंसेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं वो उतनी सारी चीजें यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, सीधे आपको आंसर बताता हूँ। ये वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमेशा आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना आप। तो 96 पे अगर आप देखें तो 96 का आपका हो जाएगा यहाँ पर, नरेंद्र सेड व्हाई आर यू स्टिल वेटिंग हियर, विनोद से कह रहा है, तो 96 का आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो सी हो जाएगा, नरेंद्र आस्क्ड विनोद व्हाई ही वाज स्टिल वेटिंग देयर, है ना, वेटिंग देयर। तो 97 देखें, जैक फेल एज he had have wished the mother said, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, the mother said the jack has fallen as he would have wished, जो उसने विश की उस, है ना, उसके लिए। अब 98 देखिए, कैन यू सी अ वुमेन सीटेड ऑन द बेंच इन द पार्क, एलिस आस्क्ड हर, तो एलिस आस्क्ड हर, तो यहां पर आपको बताना है, तो 98 का आपका हो जाएगा फर्स्ट, एलिस जो है वो आस्क्ड हर इफ शी कुड सी अ वुमेन सीटेड ऑन द बेंच इन द पार्क। 99 द किंग सेड माई फोर्स विल प्रोटेक्ट द किंगडम, तो माई फोर्स विल प्रोटेक्ट द किंगडम, ये आपको यहाँ पर चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 99 में अगर आप ध्यान दें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द किंग सेड दैट हिज फोर्स वुड प्रोटेक्ट द किंगडम, ठीक है। तो डायरेक्ट से आपको किसमें, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। और यहाँ 100 देखें तो 100 क्वेश्चन का, द स्टूडेंट सेड लेट मी कम इन, है ना, लेट मी कम इन, मुझे आने दो। तो यहाँ पर द स्टूडेंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। स्टूडेंट हमेशा रिक्वेस्ट करेगा, तो 100 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू लेट हिम कम इन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन हो गए और 100 क्वेश्चन के हमने आंसर दिए। थोड़ा सा देखो लेंथ यहाँ पर थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का है भी नहीं, आपको याद करना है ज़्यादातर चीज़ें। और ये पेपर जो है वो इस तरह से ही आता है। आई होप कि आपको पूरा पेपर समझ में आया होगा। अब फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मुझे जो है वो आप मेरी जो वीडियो है उसको आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में, जिससे कि उन स्टूडेंट्स को भी फायदा हो, क्योंकि वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ अभी तक नहीं आ रहा है। तो आप जो है कोशिश करें कि शेयर करें। आई होप कि आपको ये सारी वीडियोस पसंद आती होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई मतीक अहमद साइनिंग ऑफ।